স্বাগতম আমার ইউটিউব পরিবার নন কপিরাইট ফ্রি সং সার্বজিৎ মুখার্জি। जीन और मैं नाश्ता कर रहे थे। तभी हमारी भैंसों को बांधने में लगे लोग आए और उन्होंने बताया कि एक भैंस को उन्होंने नाले के निचले सिरे पर बांधा था, जिसमें मेरे आदमियों ने सांबर और काकड़ को पिछली रात आवाज देते हुए सुना था, और वो अब गायब थी। जब हमें यह समाचार दिया जा रहा था तो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मैकडोनाल्ड, जो उस दिन कालाडूंगा से चूका की ओर जा रहे थे, वो हमारे पास आ पहुंचे और हमें बताया कि उन्होंने एक नाले के निचले सिरे पर एक बाघ के पगमार्क देखे हैं, जहां उन्हें लगा कि हमारी एक भैंस बंधी हुई थी। मैक ने कहा, ये पगमार्क उन पक्षियों के समान थे जो उन्होंने थाक में देखे थे जब पिछली यात्रा में उन्होंने आदमखोर को गोली मारने की कोशिश की थी। नाश्ते के बाद जीन और मैक मछली पकड़ने के लिए नदी में चले गए, जबकि मैं श्याम सिंह के साथ ये पता लगाने की कोशिश करने गया कि गायब भैंस का हुआ क्या था। टूटी रस्सी और बाघ के पगमार्क के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चला कि भैंस को मार दिया गया है। हालांकि चक्कर लगाने पर मुझे पता चला कि भैंस का एक सींग जमीन के संपर्क में कहाँ आया था, और यहां से आगे हमें खून के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले थे। क्या बाघ ने भैंस को मारने के बाद अपना धैर्य खो दिया था, या क्या वे अपने पैरों के निशान को छुपाने की कोशिश कर रहा था? मैं ये नहीं जानता था, क्योंकि कई मील तक सबसे कठिन जमीन पर शिकार करने के बाद वह उसे वापस 200 गज की दूरी पर नाले में ले गया था, जहां से उसने शुरू किया था। इस समय नाला सिमटकर 10 फुट चौड़ा रह गया था। बाघ संभावित रूप से संकरी घाटी के दूर किनारे पर अपने शिकार के साथ लेटा हुआ था, और जैसा कि मैंने पूरी रात उसके लिए बैठने का इरादा किया था, इसलिए मैं मछुआरों के साथ शामिल हो गया और पेड़ पर बैठने से पहले उनके दोपहर के भोजन को साझा करने का फैसला किया। मैं श्याम सिंह और मछली पकड़ने वाली पार्टी से लिए गए 3 लोगों के साथ लौटा, क्योंकि अगर मुझे शिकार मिल जाता और मैं उस पर बैठ जाता तो श्याम सिंह के लिए अकेले शिविर में वापस जाना सुरक्षित नहीं होता। 4 आदमियों से काफी आगे चलते हुए मैं दूसरी बार उस सक्रिय नाले के पास पहुंचा, और जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा तभी बाघ ने गुर्राना शुरू कर दिया। यहाँ की चढ़ाई खड़ी थी और पत्थरों से भरी हुई थी, और बाघ मेरे ठीक सामने लगभग 20 गज की दूरी पर झाड़ियों की घनी परत के पीछे से गुर्रा रहा था। किसी अनदेखे बाघ का करीब से गुर्राना जंगल की सबसे डरावनी आवाज होती है, और ये घुसपैठियों के लिए एक निश्चित चेतावनी है कि वे बाघ के करीब ना जाएं। उस प्रतिबंधित स्थान में और बाघ के एक कमांडिंग स्थिति में होने से उसकी ओर आगे बढ़ना मूर्खता होती। इसलिए लोगों को रिटायर होने का संकेत देते हुए और उन्हें ऐसा करने के लिए कुछ मिनटों का समय देते हुए मैंने बहुत धीरे धीरे पीछे की ओर चलना शुरू कर दिया। यह किसी भी जानवर से दूर जाने का एकमात्र सुरक्षित तरीका है। जैसे ही हमें अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया, मैं नाले की ओर मुड़ा और लोगों को रुकने के लिए सीटी बजाते हुए नाले से 100 गज आगे उनके साथ फिर से जुड़ गया। अब मुझे ठीक ठीक पता था कि बाघ कहाँ है, और मुझे विश्वास था कि मैं उससे निपटने में सक्षम हो जाऊंगा। इसलिए आदमियों के साथ फिर से जुड़ने पर मैंने उनसे कहा कि वे मुझे छोड़ दें और मछली पकड़ने वाली पार्टी के पास वापस चले जाएं। हालांकि वे स्वाभाविक रूप से ऐसा करने से डर रहे थे। मेरी तरह उनका भी मानना था कि जिस बाघ को उन्होंने गुर्राते हुए सुना था वह नरभक्षी था, और वे मेरी राइफल की सुरक्षा चाहते थे। उन्हें स्वयं वापस ले जाने में मेरे 2 घंटे बर्बाद हो जाते, और क्योंकि हम साल के जंगल में थे और वहां कोई चढ़ने योग्य पेड़ नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे उन्हें अपने साथ रखना जरूरी था। बाईं तरफ किनारे की खड़ी चढ़ाई पर चढ़कर हम सीधे नाले से 200 गज दूर चले गए। यहाँ हम बाईं ओर मुड़ गए, और उसके बाद 100 गज की दूरी पर हम फिर से नाले के ऊपरी हिस्से पे आ गए।
जहाँ से हमने बाघ की गुर्राहट सुनी थी। पासा पलट चुका था। जिस जगह पर हम खड़े थे उसने हमें एक एडवांटेज पोजीशन प्रदान की। मैं जानता था कि बाघ नाले से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही उसने मनुष्यों को उस दिशा में देखा था। ना ही वह नाले के ऊपर जाएगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे हमारे पास से गुजरना होगा। हमारी तरफ का किनारा 30 फीट ऊंचा था और झाड़ियों से रहित था, इसलिए बाघ जिस स्थिति में था उसके बाहर निकलने का एकमात्र तरीका सामने वाली पहाड़ी पर जाना था। 10 मिनट तक हम नाले के किनारे पर बैठे रहे और अपने सामने की जमीन का निरीक्षण अच्छे से करते रहे। फिर कुछ कदम पीछे चलते हुए हम 30 गज बाई ओर गए और फिर से किनारे पर बैठ गए। और जैसे ही हम ऐसा कर रहे थे, मेरे बगल में बैठे आदमी ने शेर फुसफुसाया और नाले की ओर इशारा किया। मैं कुछ नहीं देख सकता था और उस आदमी से पूछने पर कि वह बाघ का कितना हिस्सा देख सकता है, उसने कहा कि उसने उसके कान हिलते हुए देखे थे और वह किसी सूखी पत्तियों वाली जगह के पास था। 50 गज की दूरी पर बाघ के कान कोई विशिष्ट वस्तु नहीं है, और क्योंकि जमीन मृत पत्तियों से ढकी हुई थी, इसलिए बाघ का पता लगाने में उस आदमी की बातों से मेरी कोई मदद नहीं हुई। मेरे पीछे के आदमियों की सांसों से साफ लग रहा था कि उनकी उत्तेजना चरम सीमा पर पहुंच रही थी। तभी उनमें से एक आदमी बेहतर दृश्य पाने के लिए खड़ा हो गया और बाघ जो हमारे सामने लेटा हुआ था उठ गया और पहाड़ी पर जाने लगा। और जैसे ही उसका सिर एक झाड़ी के पीछे से दिखाई दिया, मैंने गोली चला दी। बाद में मुझे पता चला कि मेरी गोली उसकी गर्दन को छूकर एक टूटी हुई चट्टान से जा टकराई और वापस रिबाउंड हो गई, जिससे बाघ सीधा हवा में उछल गया और गिरते समय वह एक बड़ी लटा से उलझ गया, जिससे उसे खुद को मुक्त करने में काफ़ी कठिनाई हुई। जब हमने उसे संघर्ष करते हुए देखा तो हमने सोचा कि वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है, लेकिन जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सरपट तोड़ने लगा तो श्याम सिंह ने अपनी राय व्यक्त की, जो मैंने साझा की, कि वह घायल नहीं हुआ था। अपने लोगों को छोड़कर मैं नाला पार कर गया और ज़मीन की जांच करने पर गोली से कटे हुए लंबे बाल, बिखरी हुई चट्टान और कटी हुई लटाएं मिली, लेकिन मुझे कोई खून नहीं मिला। किसी जानवर को चोट लगने के तुरंत बाद खून हमेशा नहीं बहता, इसलिए उसको ढूंढना ज़रूरी था। साथ ही में उसके शिकार को भी ढूंढना ज़रूरी था। यहाँ हमें कुछ कठिनाई हुई और दूसरी बार ज़मीन का निरीक्षण करने के बाद हमें अंत में 4 फीट गहरी पानी के एक पूल में शिकार मिला, जहाँ बाघ ने उसे हॉर्नेट्स और मक्खियों से बचाने के लिए रखा था। जिन 3 लोगों को मैंने मछली पकड़ने वाली पार्टी से लिया था, उन्हें अब वापस भेजना सुरक्षित था। श्याम सिंह और मैं जंगल में आवाज़ों को सुनने के लिए 1 घंटे तक किल के पास छिपे रहे और फिर कुछ भी ना सुनने पर हम शिविर में लौट आए। अगली सुबह जल्दी नाश्ता करने के बाद मैक और मैं नाले में लौट आए और देखा कि बाघ ने तालाब से शिकार निकाल लिया था। वह उसे कुछ दूर तक ले गया था और केवल सिर और पंजों को छोड़कर उसे वह खा गया था। जिस जमीन पर वह भोजन करते समय लेटा था, उस पर खून की अनुपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि बाघ घायल नहीं हुआ था और वह अपने डर से भी अब उभर चुका था। जब हम शिविर में वापस आए तो हमें सूचित किया गया कि लदिया नदी के दूर एक चौड़े खुले नाले में एक गाय की हत्या कर दी गई थी और जिन लोगों को वह मिली थी उन्होंने उसे शाखाओं से ढक दिया था। और कुछ ही देर बाद बाघ वापस आया। उसने शाखाओं के नीचे से खोदना शुरू किया और शिकार को निकाल लिया। घसीटने के निशान छोड़े बिना बाघ उसे वहां से दूर ले गया था। यहाँ के जंगल में बिना किसी झाड़ झंखाड़ के बड़े बड़े साल के पेड़ थे और हमें उस शिकार को ढूंढने में 1 घंटा लग गया, जहां बाघ ने उसे मृत पत्तियों के बड़े ढेर के नीचे छिपा रखा था। पास के एक पेड़ पर मैक ने बहुत बहादुरी से मेरे लिए एक मचान बनाई, जबकि मैंने धूम्रपान किया और उसकी पानी की बोतल पूरी पी गया। तापमान लगभग 110 डिग्री फ़ारेनहाइट था और मुझे पेड़ पर देखने के बाद वह शिविर में लौट आया। 1 घंटे बाद नाले की दूसरी तरफ खड़ी पहाड़ी से लुढ़कते हुए एक छोटे से पत्थर ने मेरा ध्यान आकर्षित किया और कुछ ही देर बाद एक बाघिन दिखाई दी, जिसके पीछे 2 छोटे शावक थे। ये स्पष्ट रूप से पहला अवसर था जब शावकों को शिकार के पास ले जाया गया था और यह देखना बहुत दिलचस्प था
कि बाघिन उन्हें जिंदगी में आने वाले खतरों से कैसे आगाह कर रही थी। शावकों का व्यवहार उनकी माँ की तरह दिलचस्प था। वे कदम दर कदम उसके पथ पर चलते रहे, कभी भी एक दूसरे से या अपनी माँ से आगे निकलने की कोशिश नहीं की। बाघिन हर रुकावट से बचती रही, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और जब वह कुछ सुनने के लिए रुकती थी तो पूरी तरह से कठोर बनी रहती थी, जिसे वह हर कुछ गज की दूरी पर करती थी। जमीन बड़े बड़े साल के पत्तों से ढकी हुई थी, जिस पर चुपचाप चलना असंभव था। हालांकि हर पैड सावधानी से नीचे रखा गया था और यथासंभव सावधानी से उठाया भी गया था, कम से कम आवाज किए बिना। नाले को पार करते हुए बाघिन शावकों के साथ मेरी ओर आई और मेरे पेड़ के पीछे से गुजरते हुए शिकार की ओर देखते हुए उससे लगभग 30 गज की दूरी पर जमीन के एक सपाट टुकड़े पर लेट गई। वह लेटी हुई थी और जाहिर तौर पे उसका उद्देश्य शावकों को उस दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देना था जिसकी ओर उसकी नाक इशारा कर रही थी, और वह ऐसा करने के लिए आगे बढ़े। माँ ने किस माध्यम से अपने शावकों को यह सूचना दी कि इस स्थान पर उनके लिए भोजन है, मैं ये नहीं जानता था, लेकिन उसने ये सूचना उन तक पहुंचा दी थी। इसमें कोई शक नहीं था। अपनी माँ के लेटने के बाद बच्चे उसके पास से गुजरे और वही सावधानी बरतते हुए जो उन्होंने उसका पीछा करते समय बरती थी, वह उससे आगे निकल पड़े। मैंने बार बार कहा है कि बाघों को गंध की कोई अनुभूति नहीं होती है, और शावक मुझे उस दावे का पर्याप्त सबूत दे रहे थे। हालांकि शिकार के बारे में हमें केवल उस सुबह ही बताया गया था जबकि गाय को वास्तव में पिछले दिन मार दिया गया था, और उसे सूखी पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाने से पहले बाघिन ने इसका एक बड़ा हिस्सा खा लिया था। मौसम बहुत गर्म था और ये गाय की गंध ही थी जिसने अंत में मैक और मुझे शिकार का पता लगाने में सक्षम बनाया। और यहाँ अब दो भूखे शावक ऊपर नीचे आगे पीछे घूम रहे थे। मारे गए स्थान के 1 गज के भीतर वे दोनों 1 दर्जन बार गुजरे, लेकिन फिर भी शिकार को ढूंढ नहीं पा रहे थे। शिकार की लोकेशन का खुलासा उड़ने वाली मक्खियों द्वारा किया गया था। पत्तों के नीचे से उसे खींचकर शावक भोजन करने के लिए एक साथ बैठ गए। बाघिन अपने बच्चों को मेरी ही तरह ध्यान से देख रही थी। केवल एक बार जब वे खोजबीन करते समय बहुत दूर तक चले गए थे, तब उसने उन्हें पुकारा था। जैसे ही शिकार मिल गया, माँ अपनी पीठ के बल और पैर हवा में करके सो गई। जब शावक अपना भोजन समाप्त कर लेते हैं तो वे अपनी माँ के पास लौट आते हैं और वह उन्हें साफ करने के लिए आगे बढ़ती है, उन्हें लपेटती है और भोजन करते समय जो खून उनके शरीर और मुंह पर लग गया था उसको चाटती है। जब ये काम पूरा हो गया तो वह अपने शावकों के साथ लदिया में एक उथले घाट की ओर चल पड़ी, क्योंकि एक तो उन्होंने गाय को पूरी तरह से खा लिया था और नदी के इस तरफ उसके शावकों के लिए कोई उपयुक्त आश्रय नहीं था। मैं जिस बाघिन को उसके शावकों के साथ ध्यान से देख रहा था, अगर कभी उसे किसी ने गोली मार दी और वह घायल हो गई और एक आदमखोर में बदल गई और लदिया घाटी और आसपास के गांवों में रहने वाले या काम करने वाले लोगों के लिए एक आतंक बन गई, तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। थाक में हुई हत्या जिस पर मैं पहली रात बैठा था, वो अब खुले में आ गया था, जिससे अब गिद्धों के लिए छोड़ दिया गया था, और एक अन्य भैंस को पुराने शिकार से लगभग 200 गज की दूरी पर बांध दिया गया था। 4 दिन बाद वहां के मुखिया ने हमें संदेश भेजा कि इस भैंस को बाघ मारकर ले गया है। हमारी तैयारियां जल्द ही हो गई और एक बेहद गर्म चढ़ाई के बाद इबी और मैं लगभग दोपहर के समय हत्या स्थल पर पहुंच गए। बाघ ने भैंस को मारने और एक बहुत मजबूत रस्सी को तोड़ने के बाद उसे उठाया और सीधे उसे घाटी में ले गया। जिन 2 आदमियों को हम अपना दोपहर का भोजन ले जाने के लिए अपने साथ लाए थे, उन्हें अपने पीछे रहने के लिए कहकर हम ड्रैग मार्क्स का अनुसरण करने के लिए निकल पड़े। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि बाघ किसी खास स्थान की तलाश में था, क्योंकि वह हमें 2 मील तक घनी झाड़ियों के बीच से, गिरे हुए पेड़ों के ऊपर और नीचे से, और चट्टानों के बड़े समूह के बीच से ले गया था, जहां अंत में उसने किल को छतरी के आकार के एक बॉक्स पेड़ के नीचे एक छोटे से खोखले खड्डे में रख दिया था। भैंस की मौत पिछली रात हो चुकी थी और तथ्य यह है कि बाघ बिना भोजन किए उसे छोड़ गया था। यह एक बेचैनी पैदा करने वाली स्थिति थी। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद थी कि वह अपने शिकार के लिए वापस आएगा, क्योंकि भैंस की गर्दन पर दांतों के निशान से हमें पता चल गया था कि वह आदमखोर था जिसकी हम तलाश कर रहे थे, ना कि सिर्फ
एक साधारण बाघ। थाक तक हमारी गर्म पैदल यात्रा और उसके बाद घने जंगलों वाली पहाड़ी से नीचे उतरने में हम पूरी तरह पसीने से भीग चुके थे। और जब हम दोपहर के भोजन और चाय पीने के लिए आराम कर रहे थे, तब मैं एक सुविधाजनक पेड़ की तलाश कर रहा था जिस पर मैं बैठ सकूं और यदि आवश्यक हो तो रात भी गुजार सकूं। खोखले गड्ढे के बाहरी किनारे पर उगता हुआ और पहाड़ी से 45 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ एक फाइकस का पेड़ था। वहां मुझे एक आरामदायक सीट दिखाई दी जिस पर मैंने बैठने का फैसला किया। मैंने दोपहर का खाना खाया और एक सिगरेट पी। इबी हमारे दो लोगों को दाहिनी ओर 60 गज की दूरी पर ले गया और उन्हें शाखाओं को हिलाने के लिए एक पेड़ के ऊपर भेज दिया और उसने ऐसा दिखावा किया कि वह मचान लगा रहा है ताकि बाघ का ध्यान भटक जाए अगर वह आसपास में कहीं लेटा हो। और मैं चुपचाप फाइकस के पेड़ पर चढ़ गया था। जहां मैंने बैठने का फैसला किया था वहां काफी सूखी पत्तियां थी और इस डर से कि अगर मैंने कोई हलचल की तो बाघ पत्तों की आवाज से सावधान हो जाएगा, इसलिए मैंने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया और उन पर बैठ गया, इस उम्मीद में कि पेड़ के उस खोखले हिस्से में ना ही कोई सांप या बिच्छू हो। मुझसे 10 फीट नीचे लगभग 10 फुट चौड़ी और 20 फुट लंबी एक समतल जमीन थी। इस जमीन के पार में एक जल धारा के बहने की आवाज सुन सकता था। यह बाघ के लेटने के लिए एक आदर्श स्थान था। इबी और दो आदमी लगभग 15 मिनट पहले यहां से चले गए थे जब एक रेड फेस मंकी यानी कि एक रेसिस मकाक ने दूर किनारे पर जंगल के जानवरों को चेतावनी देने के लिए अलार्म कॉल्स देना शुरू कर दिया। बाघ अब जंगल में चल रहा था। जब हम पहाड़ी से नीचे आ रहे थे तो इस बंदर ने आवाज नहीं दी थी। यह स्पष्ट था कि बाघ हमारे पास आने पर नहीं हटा था और वह अब किल की जांच करने के लिए आ रहा था। बंदरों की आईसाइट बहुत अच्छी होती है और जो बंदर अलार्म कॉल दे रहा था वह एक चौथाई मील दूर था। यह बहुत संभव था कि बंदर जिस बाघ को देख के कॉल कर रहा था वो मेरे काफ़ी करीब था। मैं पहाड़ी की ओर मुंह करके बैठा हुआ था और किल मेरे बाईं ओर था। बंदर अभी तक 8 बार ही बोला था। तभी मैंने अपने पीछे खड़ी पहाड़ी से एक सूखी छड़ी के टूटने की आवाज़ सुनी। दाहिनी ओर सिर घुमाकर मैंने देखा कि बाघ लगभग 40 गज की दूरी से मेरे पेड़ की ओर देख रहा था। कई मिनटों तक वह खड़ा होकर बारी बारी से मेरी दिशा में देखता रहा और फिर उस पेड़ की दिशा में जिस पर वे दोनों आदमी चढ़े थे। आखिरकार बाघ ने मेरी दिशा में आने का निर्णय लेते हुए खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। उस पहाड़ी पर एक मनुष्य के लिए चढ़ पाना अपने हाथों का उपयोग किए बिना संभव नहीं था, जिसे बिना कोई आवाज़ के बाघ ने चढ़ना शुरू कर दिया था। वह जितना समतल ज़मीन के करीब आता रहा उतना ही अधिक सतर्क हो गया और उसने अपने पेट को ज़मीन के करीब रखा। बहुत धीरे से उसने अपना सिर उठाया और उस पेड़ पर एक लंबी नज़र डाली जहां वे लोग चढ़े थे और संतुष्ट हो गया कि वहां कोई नहीं था। इसलिए वह उस समतल ज़मीन पर उछला और मेरी आंखों से ओझल हो गया। मुझे उम्मीद थी कि वह फिर से मेरे सामने आएगा और किल के पास जाएगा, और जब मैं उसके ऐसा करने की प्रतीक्षा कर रहा था तो मैंने पेड़ के नीचे सूखी पत्तियों को कुचलते हुए सुना जब वह उन पर लेट रहा था। अगले सवा घंटे तक मैं बिल्कुल शांत बैठा रहा और जब बाघ की ओर से कोई हलचल नहीं हुई तो मैंने अपना सिर दाहिनी ओर घुमाया और अपनी गर्दन को टेढ़ा करके देखा तो मुझे बाघ का सिर दिखाई दिया। यदि मैं अपनी आंख से एक आंसू टपकाने में सक्षम होता तो मेरा मानना है कि यह सीधा उसकी नाक पर जा गिरता। उसकी ठुड्डी जमीन पर टिकी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। कभी कभी वह अपनी आंखें खोलता और मक्खियों को भगाने के लिए उसने कई बार अपनी पलकें झपकाई और फिर सो जाता। अपनी पोजीशन पर दोबारा पकड़ पाते हुए मैंने अब अपना सिर बाईं ओर घुमा लिया। इस तरफ कोई शाखाएं नहीं थी और जब मैंने अपना संतुलन खोए बिना अपनी गर्दन को जितना हो सके उतना ऊपर झुकाया तब मैंने नीचे देखा और पाया कि मैं बाघ की पूंछ देख सकता था और उसके पिछले पैर का एक हिस्सा। इस स्थिति पर विचार करने की जरूरत थी। यदि परेशान ना किया गया तो वह शिकार के पास जाएगा, यह निश्चित था। सवाल यह था कि वह कब जाएगा। यह एक बहुत गर्म दोपहर थी, लेकिन बाघ ने लेटने के लिए जिस स्थान को चुना था वह मेरे पेड़ की गहरी छाया में था और आगे घाटी में ठंडी हवा चल रही थी। इन सुखद परिस्थितियों में
वह घंटों तक सो सकता था और दिन का उजाला होने तक शिकार के पास नहीं जाता, जिससे मुझे गोली चलाने का मौका नहीं मिलता। मेरे पास जो समय था वह लगभग समाप्त हो चुका था और ये शायद बाघ को मारने का आखिरी मौका था। और मैं जानता था कि इस मौके पर कई लोगों का जीवन निर्भर करता था। मेरे दाहिनी ओर पेड़ में कई ओपनिंग्स थी जिनके माध्यम से मैं अपनी राइफल की बैरल डाल सकता था, लेकिन ऐसा करने पर राइफल के मजल को दबाना संभव नहीं होता, क्योंकि वहां से मैं बाघ के सिर को नहीं देख सकता था। खड़े होकर ऊपर से गोली चलाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ऐसा शोर किए बिना संभव नहीं था, क्योंकि जिन सूखी पत्तियों पर मैं बैठा था वे मेरे वजन से मुक्त होने पर चटकने लगती और मुझसे 10 फीट की दूरी पर जंगल में किसी भी अन्य जानवर की तुलना में सबसे तेज सुनने वाला जानवर लेटा हुआ था। बाघ के सिरे पर गोली चलाना संभव नहीं था। जब मेरे दोनों हाथ राइफल पर थे और मैंने अपनी गर्दन बाईं ओर झुकाई तो मैं बाघ की पूंछ और पिछले पैर का कुछ हिस्सा देख सकता था। राइफल से अपना दाहिना हाथ छुड़ाकर और जाली को पकड़कर मैंने पाया कि मैं एक हद तक दूर झुक सकता हूं, जिससे मुझे बाघ का 1/3 हिस्सा दिख सके। मानव जीवन की ओर हानि पहुंचाने के लिए मैं इस बाघ को गोली मारने की कई दिनों से कोशिश कर रहा था, और जब मेरे पास ऐसा करने का मौका था तो तथ्य यह है कि मुझे उसे मारने से पहले उसकी पीठ तोड़नी होगी, और मेरे द्वारा इस मौके को गवा देना उचित नहीं होता। और ये जितनी जल्दी किया जाए उतना बेहतर होगा, क्योंकि इस स्थान पर अपने शिकार को लाने के लिए बाघ ने 2 मील लंबी एक गंध की ट्रेल बनाई थी, और एक भूखा भालू उस राह का पता चलने पर किसी भी क्षण मेरे हाथ से ये मौका छीन सकता था। अपने शरीर पर पूरी तरह से काबू पाते हुए मैंने धीरे धीरे जाली से अपनी पकड़ ढीली की, दोनों हाथ राइफल पर रखे और अपने पीछे और नीचे एक गोली चलाई, जिसे दोबारा दोहराने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। जब मैंने .450 की हाई वेलोसिटी वाली राइफल का ट्रिगर दबाया तो राइफल के पीछे का हिस्सा आसमान की ओर था और मैं ऊपर नहीं बल्कि नीचे देख रहा था। गोली चलाने पर पीछे हटने से मैं घायल हो गया, लेकिन ना तो मेरी उंगलियां टूटी और ना ही मेरी कलाई, जिसका मुझे डर था। और जैसे ही बाघ ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को घुमाया और पहाड़ी से नीचे जाने लगा, मैं उसी वक्त अपनी सीट में घूमा और दूसरी गोली को उसके सीने में दाग दिया। बड़े दिल वाला जानवर होने के नाते उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला और मेरी दूसरी गोली लगते ही बिना आवाज किए मर गया। मेरी 2 गोलियों की आवाज सुनकर इबी ये देखने के लिए जल्दी से वापस आया कि क्या मुझे उसकी मदद की जरूरत थी, और मैं उसे फाइकस के पेड़ से आधा मील दूर मिला। हम एक साथ बाघ की जांच करने के लिए घटनास्थल पर लौट आए। वह एक अच्छा बड़ा नर बाघ था जो अपने जीवन के चरम यानी प्राइम फेज में था। इसी के साथ वह बिल्कुल सही स्थिति में था, और अगर हमारे पास उसे मापने के लिए कुछ होता तो हम उसे बिटवीन पेग्स 9 फीट 6 इंच तक बताते। इसके निचले जबड़े का दाहिना केनाइन दांत टूटा हुआ था। बाद में मुझे इसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में बकशॉट के कई छर्रे लगे हुए मिले। टाइगर इतना भारी था कि हम चारों के लिए उसे शिविर में वापस ले जाना संभव नहीं था, इसलिए उसे भालू से बचाने के लिए हमने उसे घास, शाखाओं और सूखी लकड़ी के ढेर के साथ बड़े पत्थरों से ढकने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया जहां वह लेटा हुआ था। उस रात ये बात चारों ओर फैल गई कि आदमखोर बाघ मर गया है, और जब हम अगली सुबह उसकी खाल उतारने के लिए उसे फाइकस पेड़ के नीचे ले गए तो उसे देखने के लिए सैकड़ों आदमी और लड़के इकट्ठा हो गए। चूका आदमखोर के अंतिम मानव शिकार का 10 वर्षीय भाई भी वहां आया था। तो दोस्तों, ये थी चूका आदमखोर की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं जल्द ही वापस आऊंगा एक और